मेरा नाम रूपाली है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था, मगर वो रात के समय अपने कमरे से उठकर अपनी गूंगी बहन के कमरे में चला जाया करता था। एक रात में अपने पति का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चली गई, तो जब मैंने अपने पति को बात करते हुए सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। क्योंकि मेरा पति तो मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। ऐसा नहीं था कि मेरी लव मैरिज हुई थी, बल्कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मैं इसीलिए खुश थी क्योंकि मेरे ससुराल में ना तो सास ससुर का झंझट था और ना ही देवरानी जेठानी का, बस एक नंद थी, और नंद को भी एक ना एक दिन अपने ससुराल चले जाना था। जब से मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी नंद आभा को उसी दिन से देख रही थी। जब मेरा और मेरे पति का रिश्ता तय हो रहा था, तब तो मेरे घर वालों को और मुझे ये बताया गया था कि मेरी नंद की शादी हो चुकी है और वह अपनी ससुराल वाली है। उन दोनों भाई बहन का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मेरी ससुराल में वह अपने भाई की शादी करवाने तक रुकी हुई है। मैं विदा होकर जब अपनी ससुराल आई तो मेरी शादी को 2 महीने गुजर गए थे, मगर मेरी नंद ने अभी तक अपने ससुराल जाने का नाम तक नहीं लिया था। ना ही वह अपने घर गई और ना ही उसे कोई लेने के लिए आया था। आभा और रितेश 2 ही भाई बहन थे। रितेश मेरे पति का नाम था। मेरी सास का तो उन दोनों भाई बहन के बचपन में ही देहांत हो गया था। जबकि वह दोनों भाई बहन कुछ बड़े हुए तो उनके पिता भी उन्हें इस दुनिया से छोड़कर चले गए और उन दोनों को दुनिया में अकेला छोड़ गए। मेरा पति अपनी बहन से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह उसकी लाडली बहन थी। उन दोनों भाई बहन ने अपने माता पिता के मरने के बाद एक दूसरे को ही अपना सब कुछ मान लिया था। मेरी नंद जो कि छोटी थी, इसलिए मेरे पति ने सबसे पहले अपनी बहन की शादी की, उसे उसके घर का कर दिया। उसके बाद अपना घर बसाया। मेरे पति का कहना था कि इन फ्यूचर उसकी पत्नी ना जाने कैसी आ जाए, उसकी बहन को अच्छी तरह से समझेगी भी या नहीं। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसकी पत्नी की बातें सुने, इसीलिए मेरे पति ने सबसे पहले अपनी बहन की शादी करना ही बेहतर समझा। मेरा पति अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, उसके हर नाज नखरे उठाता था क्योंकि वह अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। आखिर मेरी नंद कब इस दुनिया में अपने इकलौते भाई के अलावा था ही कौन। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के दुख दर्द का सहारा थे। बचपन से लेकर अब तक उन दोनों के बीच दोस्तों की जितनी गहरी दोस्ती थी, मेरे पति ने कभी भी अपनी बहन को माँ और पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसने उन दोनों ही रूप में उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। यही वजह थी कि मेरी नंद भी अपने भाई पर जान देती थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 2 महीने गुजर गए थे। मेरे पति और मेरी नंद बिहेवियर में बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने मेरे साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी। हर तरह से मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। एक दिन भी मैंने घर का कोई काम नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि मैं घर का कोई काम नहीं करना चाहती थी। मेरी नंद खुद ही मुझे घर का कोई काम करने देती ही नहीं थी। वो वक्त से पहले खुद ही सारे काम करके रख देती थी। मुझे पानी का गिलास तक खुद नहीं लेने देती थी। मैंने आभा से कई बार कहा था कि आभा, तुम मुझे घर के काम करने दिया करो। अब मैं मेहमान थोड़ी हूँ, मैं भी इस घर की मेंबर बन चुकी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह बैठी रहूं और तुम घर के सारे काम करो। तुम्हारे ससुराल चले जाने के बाद भी तो इस घर के सारे काम मुझे ही करने हैं। यहाँ का सब कुछ मुझे ही तो संभालना है। हर बार मेरी इस बात पर आभा घबरा जाती थी और मुझे उसकी इस घबराहट का मतलब कभी समझ नहीं आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके घबराने की आखिर क्या वजह है। जब भी मैं आभा से उसके ससुराल वापस जाने की बात करती तो वो इतना क्यों घबराती है। जब मैंने इस बारे में एक बार नोटिस किया कि मेरा ऐसा कहने पर आभा की चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, तो मैंने उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी नंद को कोई दुख नहीं देना चाहती थी और न ही अपने पति की नजरों में गलत साबित होना चाहती थी। मेरा पति जितना अपनी बहन से प्यार करता था, उतना ही प्यार मुझसे भी करता था। अगर मैं उसकी बहन को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाती तो जरूर मेरे पति के दिल में मेरे लिए कुछ न कुछ गलत पैदा हो जाता। इसीलिए मैं कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरा पति मुझे गलत समझे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस बारे में एक बार अपने पति से बात जरूर करूंगी। रात के 2 बजे तक मैं
अपने पति के घर आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। मेरे पति का ये हर रोज का रूटीन था कि वो स्टोर से घर देर से आते थे। मेरे पति का अपना ही एक मेडिकल स्टोर था और हमारे घर से काफी दूरी पर बना हुआ था। ये मेडिकल स्टोर उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था। मैं अपने पति का इंतजार करने के बाद अभी कुछ देर पहले सोने के लिए लेटी ही थी कि मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर जैसे ही बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरा पति अपनी बहन के कमरे से निकल रहा है। ये सब देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मैं अपने पति का जाग कर ना जाने कब से इंतजार कर रही हूँ, और वो आते ही सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में चले गए। मेरे पति मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मेरी तरफ आने लगे। मैंने उनको देखते ही अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया और अपने कमरे में चली गई। मेरे पति मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। मैंने उनसे कहा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि मेरा पति घर में ही मौजूद है। मेरा पति कहने लगा, मैं थोड़ी देर के लिए आभा के कमरे की तरफ चला गया था, सोचा कुछ देर बैठकर आभा से बातें कर लूं। तो मैं उनसे कहने लगी कि आप आखिर आभा से क्या बात करेंगे, वो गूंगी तो है। मेरी यह बात मेरे पति को बहुत बुरी लगी थी। वो गुस्से से पीछे की तरफ पलटकर सोने के लिए लेट गए। उस रात में अपने पति से अपनी नंद के बारे में बातचीत करना चाहती थी, लेकिन ऐसा सब हो जाने की वजह से कोई बात नहीं कर पाई थी। मेरे पति को मेरे मुंह से अपनी बहन को गूंगी कहना बहुत बुरा लगा था। उस रात मेरे पति ने मुझसे कोई बात नहीं की थी और करवट लेकर सो गए थे। मैं मन ही मन में सोचने लगी कि उनकी बहन गूंगी है तो उसे गूंगी ही कहूंगी ना, मेरे बजाय और भी लोग उसे गूंगी ही कहेंगे। आखिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं भी दूसरी तरफ को करवट लेकर सो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति का मूड और ज्यादा खराब हो। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई थी ताकि अपने पति के लिए अपने हाथ से नाश्ता बना सकूं और उनके कपड़े निकालकर रेडी कर दूं। मैं फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकलने लगी तो आभा नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गई और इशारे से मुझसे कहने लगी कि भाभी आप और भैया दोनों मिलकर नाश्ता कर लो, मैं नाश्ता ले आई हूँ। मैं अभी भाई के कपड़े प्रेस करके आती हूँ। मैं हैरत से कभी अपनी नंद की तरफ देखती तो कभी नाश्ते की तरफ देख रही थी। मैंने तो सोचा था कि आज खुद अपने हाथों से अपने पति की पसंद का नाश्ता बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएंगे, मगर मेरी नंद ने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया था। वो तो सारे घर पर अपना कब्जा जमाए बैठी हुई है। मैंने खामोशी से नाश्ते की ट्रे अपनी नंद के हाथ से लेकर टेबल पर रख दी और अपने पति को जगाया। मेरे पति जब फ्रेश होकर आ गए तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। अभी मेरे पति ने नाश्ता करना स्टार्ट ही किया था कि वो कहने लगे कि आभा के हाथ में तो जादू है, वह सच में बहुत टेस्टी नाश्ता और खाना बनाती है। उनके मुंह से बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि मेरे पति तो सो रहे थे। उन्हें कैसे पता कि ये नाश्ता आभा ने बनाया है। मुझे हैरान होते हुए देखकर मेरा पति कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच विचार कर रही हो। तो मैं जल्दी से अपना सर झटक हुए कहने लगी, अच्छा जरा बताइए मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे पति ने कहा कि यही ना, कि मुझे कैसे पता कि ये नाश्ता किसने बनाया है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि ऐसा नाश्ता तो मैं भी बना सकती हूँ। तो मेरा पति कहने लगा, मैं शुरू से ही आभा के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ, इसलिए मुझे उसके हाथ के खाने की क्या बल्कि हर एक चीज की अच्छे से पहचान है। और फिर खाने में टेस्ट के साथ साथ मेरी बहन का भरपूर यार भी तो मिला हुआ होता है। कुछ देर के बाद मेरी नंद हमारे कमरे में आ गई थी। मेरी नंद के हाथ में कागज का टुकड़ा था जो उसने मेरे पति की तरफ बढ़ाया और ना जाने इशारे से उनसे क्या कहने लगी कि मेरे पति उसकी बात को अच्छी तरह से समझ गए। मेरे पति ने कागज का टुकड़ा फोल्ड करके अपनी पॉकेट में डाल लिया और कहने लगे थे कि आभा मैं शाम को आते समय सारा राशन लेते हुए आ जाऊंगा। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि घर की मालकिन तो मैं हूँ, इसलिए इस घर की हर चीज की देखरेख मुझे करनी चाहिए, मगर मेरी नंद तो इस घर की मालकिन बन रही है। उसे हुक्म अपने घर जाकर चलाना चाहिए, यहाँ पर नहीं। यह उसका मायका है, इसलिए वह यहाँ पर अपने मायके की तरह ही रहे। इस घर को अपना घर समझने की कोशिश ना करें। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि घर के सारे काम मैं अब खुद ही किया करूँगी और रात का खाना भी खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। मैंने सोचा कि मेरे पति मुझसे बहुत इम्प्रेस होंगे।
और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर खुश हो जाएंगे। आखिर मेरे पति को भी तो पता चले कि किसके हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ अपनी बहन के हाथ का ही खाना खाया है। जब वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो अपनी बहन के हाथ का बना हुआ खाना भूल जाएंगे। आभा ने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए और मैं किचन में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अभी खाना तैयार भी नहीं हुआ था कि मेरे पति घर आ गए और वो आकर बैठे ही थे कि जल्दी से मेरी नंद उनके लिए पानी का गिलास देकर आए। मैंने अपने पति से पूछा कि सब ठीक तो है, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तो मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, जाओ तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, आज हम दोनों डिनर बाहर ही करेंगे। अपने पति की बात सुनकर मैं कहने लगी, लेकिन वृते मैंने तो आज खुद आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है जो कि आपकी पसंद का है और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे पति कहने लगे, आबा है तो घर पर वह तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा लेगी। वैसे भी हमारी शादी को कितना टाइम हो गया है, हम दोनों कहीं घूमने के लिए घर से बाहर गए ही नहीं है। एक दो बार सिर्फ तुम्हारे मायके ही चले गए, मेरे तो दिमाग में भी नहीं था। ये बात मुझे आबा ने याद दिलाई कि भैया आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है और आप भाभी को अभी तक घर से बाहर कहीं घुमाने नहीं लेकर गए, इसलिए आज ही उन्हें अपने साथ डिनर पर लेकर जाओ। इसलिए मैं मेडिकल से जल्दी आ गया हूँ। मुझे अपनी नंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे लगा कि शायद वो चाहती ही नहीं है कि मेरा पति मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए या फिर मेरी तारीफें करे। सारी तारीफें तो मेरी नंद ही बटोर चाहती है। मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि मेरे पति ने कहा कि जाओ ना, जल्दी से रेडी होकर आओ। मैं तैयार होने के लिए जैसे ही कमरे के अंदर आई तो मुझे एक जोरदार झटका लगा था जब मैंने देखा कि मेरा ड्रेस अलमारी के साथ हैंगर में प्रेस करके लटक रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि अब इस बात का भी फैसला आभा ही करेगी कि मुझे कब घर से बाहर जाना है और कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं। हालांकि ये ड्रेस बहुत ज्यादा प्यारा था और मुझे पसंद भी था, क्योंकि ये ड्रेस मुझे मेरे पति ने ही गिफ्ट किया था। लेकिन मैंने वो नहीं पहने और अलमारी से निकालकर दूसरा ड्रेस पहन लिया। और जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो मेरे पति ने देखकर मुझे कहा, रूपाली, मैंने शादी के बाद जो तुम्हें ड्रेस गिफ्ट किया था, तुमने वो क्यों नहीं पहना? अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश रही। मेरा पति कहने लगा, जाओ ना, वही वाली ड्रेस पहनकर आओ, वो तुम पर बहुत सूट करेगी। मैंने बहुत शौक से तुम्हारे लिए वह ड्रेस खरीदा था। मैं वापस कमरे में आई और वो ड्रेस ना चाहते हुए भी पहन लिया, क्योंकि मैं अपने पति को मायूस नहीं करना चाहती थी और इस समय उनका मूड बहुत अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि घर से बाहर निकलते समय वो अपना मूड खराब कर ले। वैसे तो मेरे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जब भी हर बात में अपनी बहन को बीच में लाया करते थे तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे अपनी नंद से चिड़सी होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे वह मेरे घर पर अपना कब्जा जमाकर बैठ गई है। जब मैं वह वाली ड्रेस पहन कर आई तो मेरे पति ने जी भरकर मेरी तारीफ की। उस समय तो मुझे खुद से ही शर्म महसूस हो रही थी कि शायद मैं अपनी नंद के बारे में गलत सोचती हूँ, क्योंकि वो ड्रेस तो मेरी नंद ने ही अलमारी से निकालकर प्रेस किया था और उसने ही अपने भैया से कहा था कि वह मुझे घर से बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। उस दिन मैं और मेरे पति घर से बाहर गए तो हमने खूब मौज मस्ती की थी। मेरे पति ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई थी, लेकिन शॉपिंग के दौरान भी मेरे पति को अपनी बहन बार बार याद आ रही थी। वो उसे नहीं भूले थे जो जो चीज मेरे पति ने मेरे लिए खरीदी थी, और वही उन्होंने अपनी बहन के लिए भी ली थी। शॉपिंग करते करते काफी टाइम हो चुका था। उसके बाद हम दोनों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया। जब हम घर वापस आ रहे थे तो मैंने अपने पति से आभा के बारे में बात की कि आभा आखिर कब अपने ससुराल वापस जा रही है। तो मैंने देखा कि मेरे पति के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ चुके थे। वो कहने लगे, क्यों, क्या तुम्हें मेरी बहन का हमारे साथ रहने पर कोई ऐतराज है? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो शादीशुदा है, उसे अपने घर में जाना चाहिए। आखिर वो कब तक इस तरह अपने मायके में रहती रहेगी? जब से हमारी शादी हुई है वह हमारे घर पर ही रह रही है। तो मेरा पति कहने लगा, वो सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं है, बल्कि जितना उस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही हक मेरी बहन का भी है। तो मैं कहने लगी, हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन वृते तो मेरा
पति मेरी बात काटते हुए कहने लगा, आज तो तुमने बात अपने मुंह से निकाल दी है, आइंदा कभी भी मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन मेरी जान है, और वैसे भी मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। वह जितने दिन चाहे इस घर में रुक सकती है, जब उसका दिल करेगा तो वो खुद अपने घर चली जाएगी। अपने पति की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पति अपनी बहन के बारे में कभी भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी। घर लौटते समय हमें काफी रात हो चुकी थी और सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी हम दोनों सर्दी से थर-थर कांप रहे थे। वो तो अच्छा है कि घर के अंदर आते ही आभा ने मुझे गर्म शॉल उड़ा दी थी, वरना पता नहीं सर्दी से मेरा क्या हाल होता। अभी हम लोग घर पहुँचे ही थे कि आप ने जल्दी से हम दोनों के लिए हीटर जलाया और गरम गरम चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं फौरन ही बिस्तर पर लेट गई थी। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब गहरी नींद में सो गई। आधी रात को जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे बराबर में मौजूद नहीं है। मैंने लाइट ऑन करके कमरे में इधर उधर देखा, मगर मेरा पति मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद वो वॉशरूम में गए होंगे। काफी देर गुजर गई थी। जब मेरे पति नहीं आए तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि जरूर वो आभा के कमरे तक ही गए होंगे। अभी ये सब सोच ही रही थी कि मेरे पति मुझे बाहर से कमरे के अंदर आते हुए नजर आए। मैंने कहा कि कहाँ गए थे आप, आधी रात को सब ठीक तो है ना? तो मेरे पति कहने लगे कि नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कमरे से बाहर चला गया था। अपने पति की बात पर मैंने अपना मुंह ब्लैंकेट में ढक लिया और फिर कहने लगी कि आप बाहर थे या फिर अपनी बहन के कमरे में। मैं तो मुंह से बड़बड़ा रही थी, लेकिन मेरे पति तक मेरी आवाज पहुंच गई थी। तो वो कहने लगे, अगर मैं उसके कमरे तक चला भी गया था तो इसमें क्या बुराई है? बहन है वो मेरी, मैं जब चाहे उसके पास जा सकता हूँ। तुम्हें आखिर मेरी बहन से परेशानी क्या है? ना तो वो बेचारी तुमसे कुछ कहती है और ना ही तुमसे घर का कोई ज्यादा काम करवाती है। तुम्हारी नौकरानी बनकर वो इस घर में रहती रही है। देखा नहीं कि वह तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी तुम उससे खुशी नहीं हो। जिस दिन वह इस घर से चली गई और पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर आ गई, उस दिन तुम्हें मेरी बहन की अहमियत पता चलेगी। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा, ज्यादा उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। सुबह आपको जल्दी उठकर मेडिकल स्टोर भी जाना है। सुबह को जब मैं उठी तो मेरे पति स्टोर जा चुके थे। मुझे तो टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं अभी बिस्तर पर ही बैठी हुई थी कि इतनी ही देर में आभा मेरे कमरे में नाश्ते की ट्रे लेकर आई। तो मैंने उससे कहा कि आभा, आज के बाद तुम मेरे कमरे में नाश्ता मत लेकर आना। जब मेरा दिल किया करेगा तो मैं खुद नाश्ता कर लिया करूँगी। मैं कोई लाचार नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बीमार हूँ, और ना ही मैं तुमसे अपनी सेवा करवाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सेवा करने का इतना ही शौक है तो बस अपने भैया की ही कर लिया करो। मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है। आज की बाद तुम्हें मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। आभा बार बार अपने हाथों से मुझे इशारे करती रही, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि ये घर मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी। ये मेरा भी घर है। आभा अपनी आंखों में आंसू लेकर मेरे कमरे से चली गई थी। मैं फ्रेश होने के लिए उठी, मुझे एकदम से चक्कर आया और मैं दोबारा बेड पर गिर गई थी। मुझ में बेड से उठकर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। पता नहीं मेरी तबीयत को अचानक क्या हुआ था। मुझे बहुत तेज चक्कर आया। मैंने उठने की कोशिश की तो फिर से मैं दोबारा चक्कर खाकर बेड पर गिर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। रात तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बेड से उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई और उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठ गई। अभी मैंने सिर्फ नाश्ता करना स्टार्ट ही किया था कि अचानक मुझे वोमिटिंग आ गई। मैं भागते हुए वॉशरूम में चली गई। मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बस मेरी जान निकल जाएगी। मैंने आभा को आवाज दी। शायद आभा मेरे कमरे के आसपास ही थी, इसलिए उसने फौरन ही
मेरी आवाज सुनी और कमरे में आई। मेरी ये हालत देखकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मुझसे इशारे से पूछने लगी कि भाभी आपको क्या हो गया है। मैंने उससे कहा कि पता नहीं, मुझे अपनी तबीयत बस ठीक नहीं लग रही। तुम जल्दी से अपने भैया को कॉल कर दो, वह आने के बाद मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मेरी नंद ने जल्दी से मेरे पति को कॉल लगाई और मोबाइल मेरे कान पर लगा दिया। मेरे पति ने जैसे ही कॉल रिसीव की, मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगले 10 मिनट में ही मेरे पति घर पहुंच गए थे और वह मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उस समय मेरी नंद ने मुझे बहुत संभाला। हम डॉक्टर के यहाँ अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो मेरी नंद मुझे डॉक्टर के केबिन में ले गई थी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आपने टेस्ट क्यों लिख कर दिए हैं, सब कुछ ठीक तो है ना, आखिर ये टेस्ट करवाने का क्या मकसद है। तो डॉक्टर खुशी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि कांग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली हो। ये टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके अंदर कुछ वीकनेस है। टेस्ट करवाने के बाद मेरा सारा शक दूर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ दवाई दे दूंगी जिससे आप बेहतर रह सके। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये टेस्ट जरूरी करवाने हैं। डॉक्टर के मुंह से ये गुड न्यूज सुनने के बाद मेरी नंद एकदम से उठी और खुशी से मुझे गले से लगाते हुए बधाइयाँ देने लगी। आभा की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। वो इतनी ज्यादा खुश हो रही थी कि मैं उसे खुश देखकर हैरान रह गई। मैं अभी डॉक्टर के केबिन में ही बैठी हुई थी कि आबा ने बाहर जाकर ये गुड न्यूज अपने भाई को बता दी। मेरे पति ने इस समय मिठाई मंगवाई और पूरे स्टाफ को खिलाई। मेरी नंद मेरे पति से कहने लगी कि भैया आप भाभी के टेस्ट करवा लो, मैं घर जा रही हूँ। मैं जब बाहर आई तो मेरे पति ने भी मुझे बधाई दी। वह बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उनको इतना खुश देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी नंद नहीं है तो मैंने अपने पति से कहा कि देखो, इस समय मुझे तुम्हारी बहन की जरूरत थी तो वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वैसे तो वो हमेशा आगे बढ़ चढ़कर मेरे काम करने के लिए तैयार रहती है। इस समय उसका का मेरे साथ होना बहुत जरूरी था। मेरी बात सुनकर मेरे पति खामोश रहे और मेरे साथ टेस्ट करवाने चले गए। उसके बाद हम घर चले गए। जैसे ही हम घर के दरवाजे पर गए और मेरे पति ने घर का दरवाजा खोला तो एकदम से फूलों की पत्तियां हम दोनों पर न्योछावर हो गई। आबा ने जल्दी से हम दोनों के हाथ में फूलों की बुके दिए और मेरे कदमों तले गुलाब की पत्तियां बिखेरी गई थी जिन पर चलकर हमें अपने कमरे तक जाना था। आबा ने हम लोगों का बहुत अच्छा स्वागत किया था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई जबकि आभा किचन में चली गई थी और मेरे लिए फ्रेश जूस बनाकर लाई। क्योंकि मैं आभा के इशारे नहीं समझ पाती थी, इसलिए आभा को मुझसे जो भी बात करनी होती थी वह एक पेपर पर मुझे लिखकर दे दिया करती थी। वह मुझसे कहने लगी कि भाभी, अब मैं आपको घर का कोई भी काम करने नहीं दूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करना है और जिस चीज का भी आपका मन करे आप मुझे बता देना। बस आपको हमेशा खुश रहना है और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद आभा ने मेरे खाने पीने का बहुत ध्यान रखा था। वह मेरा किसी बच्चे की तरह ख्याल रख रही थी। मुझे उसे किसी चीज के लिए भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वह समय से पहले ही मेरा हर काम कर दिया करती थी। अब अपने आप को तो वो पूरी तरह से भूल ही गई थी। हमेशा मुझ में ही लगी रहती थी। कभी कभी तो मुझे खुद से ही शर्माने लगी थी कि आभा बेचारी मेरा कितना ख्याल रखती है और एक मैं हूँ कि उसे गलत समझने लगती हूँ और हमेशा उसके इस घर से निकलने की प्रार्थनाएं करती रहती हूँ। बाबा मुझे कांटे की तरह छुपती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह मेरे घर पर राज कर रही है और उसकी वजह से मुझे इस घर में कोई अहमियत नहीं मिलती। मेरे दिल में आबा के लिए गलत बातें अभी तक बंद नहीं हुई थी। मैं यही चाहती थी कि वो वापस अपनी ससुराल चली जाए और मैं इस बात को भी जानना चाहती थी कि वो आखिर यहाँ पर क्यों डेरा डाले हुए बैठी थी, अपने घर क्यों नहीं चली जाती, आखिर इसका क्या मकसद था। इन सब बातों का जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पति ही दे सकता था। मैंने अपने पति से फिर से बात करने के बारे में सोचा था क्योंकि मैं और ज्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों जब भी आबा मेरे पास होती थी तो मुझे घुटन सी महसूस होती थी। एक रात मेरे पति थके हारे मेडिकल स्टोर से घर आए थे और आते ही आभा उनके लिए जल्दी से खाना गर्म करके कमरे में ले आई थी।
मेरे पति मुझसे कहने लगे कि क्या तुमने खाना खा लिया है। मैंने ना चाहते हुए भी अपने पति से झूठ बोल दिया था कि मैंने तो अभी तक खाना नहीं खाया। कुछ देर के बाद जब आभा मेरे पति के लिए कमरे में चाय लेकर आई तो मेरे पति ने आभा से कहा, आभा तुम अपनी भाभी को खाना टाइम पर दिया करो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी भाभी कितनी वीक है। अगर इसकी डाइट अच्छी नहीं रही तो ये और ज्यादा वीक हो जाएगी। उसने हमें सिर हिलाया और वह मेरे पति की बात सुनकर कमरे से बाहर चली गई थी। इस बात पर मैं बहुत खुश हुई थी कि मैंने भाई के दिल में उसकी बहन के खिलाफ गलत बातें पैदा करनी शुरू कर दी थी। हालांकि वो मुझे टाइम पर खाना और जूस सारी चीजें दिया करती थी। उसने कभी भी मेरे किसी काम में कोई लापरवाही नहीं बरती थी। इस सब के बावजूद भी ना जाने क्यों वह मुझे नहीं भाती थी। जब बर्तन समेटने के बाद आभा कमरे से चली गई तो मैंने बातों ही बातों में अपने पति से पूछा, रितेश आखिर आभा का क्या मैटर है? वो शादीशुदा है भी या नहीं? अगर है तो फिर उसका पति कहाँ है? क्यों वह बेचारी इधर पड़ी हुई है? तो मेरे पति कहने लगे, वह बेचारी नहीं, मेरी बहन है। अगर तुम इस मैटर से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और तुम्हें क्या परेशानी है? उससे तुम्हारी इतनी तो देखभाल करती है आभा, फिर भी ना जाने कि तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। और आखिर तुम चाहती क्या हो? यही ना कि वो इस घर से चली जाए। तो तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी बहन का जब तक दिल करेगा वो यहाँ पर रहेगी। कोई भी उसे इस घर में रहने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये उसके भाई का घर है। मैंने कुछ खाने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि मेरे पति कहने लगे कि बस करो, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में मत पड़ो। ये कहते हुए मेरे पति कमरे से बाहर चले गए और मैं आभा को इस घर से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगी। मेरा दिमाग मुझे इसके लिए तैयार कर रहा था कि मैं उसे घर से निकाल दूं, लेकिन मेरा दिल ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। मैं अजीब कंफ्यूजन का शिकार हो रही थी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं लेटकर आराम से अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। इसी इंतजार में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की वादियों में चली गई थी। आधी रात के समय जब अचानक मेरी आँख खुली तो मेरे पति बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मैं इधर उधर देखने के बाद बेड से उतरी और बाहर हॉल में आ गई थी। मैंने अपने पति को घर के हर कोने में देखा, लेकिन मेरे पति मुझे कहीं भी नहीं मिले। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आभा के कमरे में देखूं, हो सकता है कि मेरे पति वहाँ पर ही हो। अभी मैं आभा के कमरे के कुछ करीब ही गई थी कि मुझे कमरे से धीमी धीमी किसी के बातें करने की आवाज आने लगी, ऐसे कि जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कोई सीक्रेट बात कर रहा हो। मैं सोच में पड़ गई थी कि यहाँ इस समय कौन हो सकता है। आभा के साथ कमरे में कोई तो है जिसकी आवाजें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। धड़कते हुए दिल के साथ मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और एकदम से दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छा था। लेकिन सामने का जो नजारा था वो देखकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना ना बड़ा धोखा किया गया। इस घर का मेंबर होते हुए भी मुझे गैर समझा गया। मैं वापस गुस्से में अपने कमरे में आ गई थी और अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया। आभा और मेरा पति बाहर से दरवाजा काफी देर तक पीटते रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूँ। वह कह रहे थे कि दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब कुछ सच बताने ही वाले थे। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल गया और हमें कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं चीख कर कहने लगी, जाओ तुम दोनों, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। तो मेरा पति कहने लगा, प्लीज रूपाली दरवाजा तो खोलो, देखो तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की टेंशन लो। प्लीज दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। मैंने दरवाजा खोला तो आभा और मेरे पति कमरे में आ गए। आभा ने मुझे बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गई। एकदम से मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं कहने लगी कि नीचे मत बैठो, इधर मेरे पास आओ और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझसे झूठ बोला। आखिर क्यों? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, तो फिर क्यों हर बात मुझसे छुपाई गई? तो आप कहने लगी कि भाभी मुझे माफ कर दो, इसमें भैया का कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ मेरा, क्योंकि मैंने ही भैया को मना किया था। मैं नहीं चाहती थी कि हम नंद भाभी में किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो।
क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ पर नंद भाभी की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। आपकी शादी से कुछ समय पहले भैया ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। जो लोग भैया को पसंद आ रहे थे बाहर से तो वो अच्छे थे, लेकिन उनकी अच्छाई शादी से पहले तक ही बरकरार थी। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था। मेरी सास मुझसे कहने लगी, अगर इस बार तुम माँ नहीं बन सकी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था। मेरे पति के यहाँ होते समय तो मेरी सास ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मेरा पति दुबई काम करने के लिए चला गया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। मैं चुपचाप यहाँ भैया के पास वापस आ गई थी, लेकिन मैंने अपने पति से कहा कि जब वो वापस आ जाएं तो मुझे अलग घर में रखें, क्योंकि आपकी माँ ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। आपकी शादी से पहले मैंने भैया से वादा लिया था कि वह आपको और आपके परिवार वालों को यही बताएंगे कि मैं गूंगी हूँ, और ऐसा ही हुआ। भैया ने मेरा भरपूर साथ दिया। जब मैं और भैया होते तो मैं भैया से अपने दिल की बातें कर लेती थी, लेकिन आपके सामने मेरी जुबान नहीं खुलती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि नंद और भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपके सामने कुछ भी बोलूं और आपको बुरा लगे, इसलिए बेहतरी इसी में थी कि मैं आपके सामने गूंगी बनकर ही रहती। और रही बात मेरी यहाँ से जाने की, तो मेरा पति मुझे बहुत जल्द ही यहाँ से ले जाएगा। मैंने शर्मिंदगी के मारे अपनी नजरें झुका ली थी, क्योंकि आभा का एक एक शब्द बिल्कुल सच था। मैं शुरू से ही यही चाहती थी कि आभा वापस अपने घर चली जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं कहने लगी कि आभा तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं यही चाहती थी कि तुम अपने घर चली जाओ। मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती थी। नंद भाभी का रिश्ता इतना भी बुरा नहीं होता जितना कि हम लोगों ने बना दिया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे जज्बात को ये सिला दिया। आभा कहने लगी, भाभी कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों से छोटी मोटी गलतियाँ और भूल चूक तो होती रहती है। बस आप ना करो कि मेरा पति जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर चला जाए और मैं अपने घर में खुश रहूं, क्योंकि मैं अब और ज्यादा आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने आभा से कहा, तुम हम लोगों पर बोझ नहीं हो, बल्कि ये तुम्हारा अपना घर है। तुम जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हो और मुझे कभी भी अपनी भाभी मत समझना, क्योंकि तुमने मेरा जितना ख्याल रखा है उतना ख्याल तो सगी बहन के अलावा और कोई नहीं रख सकता। आज से हम दोनों मिलकर हर काम करेंगे। और ये लिखने वाला और इशारों से बातें करने वाला नाटक अब जरा बंद कर दो, क्योंकि मैं तो अब सब कुछ जान चुकी हूँ। तो आभा हंसते हुए कहने लगी कि अब तो झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने मेरा और भैया का झूठ रंगे हाथों पकड़ लिया है। अगले दिन दोपहर का समय था। मैं हॉल में कुछ काम कर रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आभा दोपहर के खाने के लिए किचन में बिजी थी, तो मैंने दरवाजा खोला। मेरे सामने खूबसूरत सा जवान लड़का खड़ा हुआ था, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो कौन है और कहाँ से आया है और यहाँ किस काम के लिए आया है। मैंने उसे कहा कि हाँ बोलो, आप कौन हो और किससे मिलना चाहते हो। तो वो कहने लगा कि मुझे आभा से मिलना है। मैं अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि क्यों मिलना है आभा से, जो भी काम है मुझे बताओ। तो वो लड़का कहने लगा कि जो भी काम है मैं आपको नहीं बल्कि अपनी पत्नी को बताऊंगा। आपको क्यों बताऊं? तो मैं कहने लगी, कौन सी पत्नी? इतने में आभा किचन से बाहर आई। वो कहने लगी, भाभी कौन है दरवाजे पर? मैंने कहा पता नहीं कौन है, कोई लड़का है, तुमसे मिलना चाहता है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि आभा के शब्द उसके मुंह में ही थे। वो अपने पति को देखकर हक्का बक्का रह गई थी। वो उसका पति था। वो अपने पति की तरफ मुंह करते हुए कहने लगी, भाभी यह मेरे पति हैं। मुझे तो अपनी बेवकूफी पर अफसोस होने लगा था और फिर मैंने उनसे कहा कि आओ अंदर आओ। मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा था ना, इसलिए पहचान नहीं पाए आप अखिलेश हो ना आभा के पति। मैंने आज आपको पहली बार देखा है। तो वो कहने लगा कि जी भाभी, मैंने भी आज आपको पहली बार ही देखा है। आपकी शादी के समय मैं दुबई में था, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अखिलेश आभा की तरफ देखकर कहने लगा, आभा जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम घर चलते हैं। तो आभा अखिलेश से कहने लगी, कौन से घर? वो घर जहाँ से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, मैं वहाँ पर
हरगिज भी वापस नहीं जाऊंगी। तो अखिलेश कहने लगा कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अलग से घर लिया है जहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। तो आभा बहुत खुश हुई थी। वो जल्दी से तैयार हुई और अपने पति के साथ चले गई थी। मैं और अखिलेश को जाते हुए देख रही थी, साथ साथ उनके लिए प्रार्थना भी कर रही थी कि भगवान आभा को ऐसे ही खुश रखे। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। आभा अभी तक माँ नहीं बन सकी है। शादी के पहले साल भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटियां दी। मेरे पति ने एक बेटी आभा की गोद में डाल दी और कहने लगे कि कभी ये मत सोचना कि तुम निसंतान हो। ये सब देखकर आभा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और उसे अपने सीने से लगाया। मैं जानती थी कि मेरी बेटी को आभा अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर प्यार करेगी, क्योंकि वो तो सिर्फ प्यार करना ही जानती थी। जब आभा के ससुराल वालों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने उससे माफी मांग ली थी और आभा को घर वापस लेकर आए थे। भगवान का शुक्र है कि अब आभा अपने घर में बहुत खुश और सुखी है। अब तो मैं आभा की शक्ल देखने को भी तरस जाती हूँ। मैं सोचूं कि एक समय वह भी था कि जब मैं उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती थी और अब उसकी शक्ल देखने को तरस जाती हूँ। ये सब आभा के अच्छे बिहेवियर और सब्र का नतीजा है कि आज वह अपनी जिंदगी में खुश और बेफिक्र है और अपनी अच्छाई की वजह से ही उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया। अब तो आभा के लिए मेरे दिल से हमेशा प्रार्थना ही निकलती है और मैं उसकी दिल से इज्जत करती हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।